अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप ग्रुप ए में हैं, बी में हैं, सी में हैं या डी में हैं, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 ये बना हुआ है, जिसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के और अन्य कई सारे इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करना आप सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या लोकल स्तर पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर एम्प्लॉई हैं आप, तो सभी के लिए ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नया रूल नहीं है, 1964 है, जिसका समय समय पर जो है मॉडिफिकेशन या कहीं अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इससे संबंधित चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर जो आपके सामने ये जियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अमेंडमेंट कब हुआ है? तो 31/12/2014 को हुआ है और रूल्स है 1964 के। ठीक है, आप चाहें तो इन रूल्स को आप लोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग रूल नंबर 16 पर आ चुके हैं, जहां पर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बारोइंग को लेकर के आपके लिए रूल्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी स्टॉक में या शेयर मार्केट में या अदर इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेट नहीं कर सकता है। स्पेकुलेट का मतलब सिंपल सा यहाँ पर है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग आप लोग जानते होंगे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है जिसमें उसी दिन स्टॉक को खरीदना बेचना होता है। ठीक है, तो इसको आप नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको लेकर क्या बताया गया, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेशनल इन्वेस्टमेंट। ओकेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको लेकर के ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आगे लिखा, मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स और अदर पर्सन्स डली ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड और हु हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रिलेवेंट लॉ। यानी अगर किसी एडवाइज़र के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू या एडवाइजर्स के थ्रू, बशर्ते वो एडवाइजर्स जो हैं जो रूल्स है उसके लिए बनाए गए उसके लिए रिलेवेंट सर्टिफिकेट रखते हों, इसके लिए एलिजिबल हों, तो आप जो है ओकेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब किसी एडवाइज़र के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लिमिट क्या है इसी वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 1 से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं या इंट्राडे जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो माइंड है वो लगा रहेगा इन्वेस्टिंग पर, ट्रेडिंग की तरफ, जिससे जो गवर्नमेंट का काम है जिसके लिए आप चयनित हैं, जिस पर पद पर आप नियुक्त हैं, वो प्रभावित हो सकता है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 2 में क्या बोला गया है। रूल नंबर 2 में बोला गया, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लाइकली टू एम्बैरेस और इन्फ्लुएंस हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके नाम पर अगर उसका कोई फैमिली मेंबर ये इन्वेस्टमेंट करता है तो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि भले आप अपनी सरकारी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम पर अगर आपके फैमिली का कोई भी फैमिली मेंबर इस तरह से ट्रेडिंग करता है तो भी अलाउड नहीं है। इसमें सरकार का कहना है कि ऐसा करने से जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट हो सकता है और उनसे आपकी ड्यूटीज़ प्रभावित हो सकती हैं। इस वजह से ये भी चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं की गई है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसी में सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर बताया गया है,
नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ शेयर्स और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेल अप्लाई। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो आईपीओ के प्राइस फिक्सेशन में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो भी वो यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अगर आप इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो आप आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फिर से रूल वही लागू होगा, पहला वाला, कि ये आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यानी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए आपने कोई सी आईपीओ में अप्लाई किया और उसको आप महीना 2 महीने में बेच लिया, ठीक है, तो एक तरीके से वो भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। ना कि कोई यहाँ पर ऐसा वर्ड नहीं दिया गया कि आप कितने दिन में उसको सेल आउट करें। सिंपल सी मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म 2-4 दिन 5 दिन इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कोई यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी गई कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म है क्या है। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बारोइंग को लेकर के या लेंडिंग को लेकर के हैं, तो अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सीसीएस में क्या क्या रूल्स होते हैं उसको लेकर के पूरा यहाँ पर 21 पेज का ये जियो है। अगर आप इसमें पढ़ना चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इन्हीं रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट कब का है तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2019 का ये अमेंडमेंट है, जहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा, इसके बाद नीचे यहाँ पर इंग्लिश में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट में सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रिवीजन इन द लिमिट ऑफ इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एंड डिवेंचर्स ईटीसी। यानी कि इसमें जो लिमिट है वो बताई गई है और ये बताया गया कि पहले लिमिट क्या थी और बाद में लिमिट अब क्या हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि रूल किस पर लागू होगा, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी सभी प्रकार के ऑफिसर्स के लिए, इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ऑफिसर्स के लिए भी है यहाँ पर है। ठीक है, तो बोला गया इफ़ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सीड्स ₹50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूँ, इसके बाद इसका मतलब बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और वो एक लिमिट एक्सीड कर रहा है, उसके बाद आपको जो है अपने हायर अथॉरिटीज़ को, अपने जो सीनियर्स होते हैं उनको आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 2 चीज़ें ये 2019 के पहले की थी, पहले क्या थे और अब वर्तमान में क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए कहा गया है कि अगर आपका किसी कैलेंडर ईयर में 50,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी हायर अथॉरिटीज़ को। वहीं पर जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर्स हैं उनके लिए बोला गया है कि अगर टोटल ट्रांजैक्शन आपका शेयर्स में या सिक्योरिटीज़ में या डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड में आपका 25,000 से ज़्यादा हो जाता है तो भी इसकी सूचना आप हायर अथॉरिटीज़ को देंगे। और इसके लिए एक प्रोफार्मा भी दिया गया, उस प्रोफार्मा पर आपको जो है सूचना देनी है। प्रोफार्मा भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये 2019 के पहले की थी। वर्तमान में क्या, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में बोला गया है, इसको रिवाइज किया गया है। तो यहाँ पर अब जो ये है तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ बोला गया है आप तभी इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी रिपोर्ट करेंगे इफ़ द टोटल ट्रांजेक्शन इन शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ETC एक्सीड्स 6 मंथ बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि आपकी सैलरी में जितना भी बेसिक पे है उसके 6 महीने के बराबर या उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी कैलेंडर ईयर में तो आपको इसकी सूचना हायर अथॉरिटीज़ को देनी है। अब कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है यहाँ पर है, तो कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है,
फाइनेंशियल ईयर आपका होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, लेकिन ये कैलेंडर ईयर में अगर आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा और वो आपकी 6 महीने की बेसिक सैलरी को एक्सीड कर रहा है तो इसकी सूचना आपको हायर अथॉरिटीज़ को देनी है। और कब तक देनी है इसकी टाइमलाइन भी दिया गया है कि मान लीजिए आपने जनवरी 2023 से लेकर के, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक इस 6 मंथ बेसिक पे का आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है तो इसकी सूचना आपको हर हाल में अगले साल 31 जनवरी के पहले पहले आपको जो है वो दे देनी है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को। अब इस समय 2024 चल रहा है तो मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 6 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा, उस केस में आपको सूचना जो है देनी रहेगी 31 जनवरी 2025 के पहले पहले। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रोफार्मा दिया गया, प्रोफार्मा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रोफार्मा है, लिखा है प्रोफार्मा फॉर इंटीमेशन अंडर रूल्स 18(4) ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये प्रोफार्मा नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डिजिग्नेशन, सर्विस टू विच बिलोंग्स, एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय नंबर, स्केल पे कितनी है आपकी, प्रेजेंट पे कितनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स मेड इन शेयर सिक्योरिटीज़, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की सूचना देनी, कितने का आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है, और ये जो आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें पर्सनल सेविंग कितनी है, अदर सोर्सेस अगर कुछ से आपने इन्वेस्ट किया वो कितना है, और इस तरीके से डिक्लेरेशन देते हुए यहाँ पर साइन करते हुए डेट डाल करके आपको अपनी हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये भी जो भी चीज़ें सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म पूरी तरीके से बैंड है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दीजिए, और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो है आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये दोनों PDF आप जो वेबसाइट मैंने बताई थी वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी आपको ये दोनों नोटिस मिल जाएंगी।